नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है जुलाई 2018 में, उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना। और यदि इस चैनल पे पहली बार आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में विचारक है, सूची 2 में इतिहास की परिभाषा। जीपी गूच का अगर बात करें तो इसका स्टेटमेंट है कि इतिहास वास्तव में इतिहास का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। इस प्रकार से आपका ए का 3 हो जाएगा। हेनरी पेरेन की अगर बात करें तो इसका स्टेटमेंट है इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। रेनियर का बात करें तो रेनियर का है कि संपूर्ण अतीत मेरे अतीत हैं और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से सी का हो जाएगा 1। और वालसा की अगर बात करें तो वालसा का जो स्टेटमेंट है, या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क। इस प्रकार से डी का आपका 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। ये आपका गलत सुमेलित है, बाकी तीनों आपका सही है। एस के मैती द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडियन इन द गुप्ता पीरियड, बिल्कुल सही है ये। आर के मुखर्जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, बिल्कुल सही है। आर सी मजमूदार हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सही जवाब होगा आपका आदमगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। मानवरूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे, पूरा कुठार। अब इसके लिए यहाँ पे आपका जो है 4 कोड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ए बी सी, बी में बोल रहा है बी सी डी, सी में बोल रहा है ए सी डी और डी में बोल रहा है ए बी सी डी। तो सारे सही हैं आपके। ठीक है। अगर बात करें तो मान रूपी आकृतियां भी देखने को मिलती है, एंटेने छुरियां भी, मत्स्य भाला भी और चपटे पूरा कुठार भी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब निकल के आएगा आपका धौलावीरा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए निकल के सही जवाब आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है। तो आपका यहाँ पे दिया गया यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य। तो बिल्कुल चारों का मिलता है यहाँ पे। ठीक है। यदु का भी, पुरु का भी, चेदी का भी और मत्स्य का भी। एक्सप्लेनेशन देखें तो पुरु, यदु, चेदी, मत्स्य, यदुवंश यानी कि यदुवंशी, ये क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते थे। यह ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्यजनों यानी कि पंचजन, जिसे पंच क्षत्रिय या फिर पंच मानुष कहा गया है, उसमें से एक है। जबकि पुरु वंश को भी प्राचीन ऋग्वेद में ही देखा गया है और पढ़ा भी गया है। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वस और वासी और वार्मिष्ठ से 3 पुत्र दुहित्रु, अनु और पुरु हुए थे। जबकि चेदी और मत्स्य को महाभारत काल में देखा गया है। ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही निकल के आएगा कि ऋग्वेद में जो जन थे उसमें शामिल है यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था गोविकर्तन, पुरोहित, रानी और सेनानी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरोहित। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। एक और उपनिषदकालीन राजा हैं, दूसरे और राजा का संबंध बताया गया है। ठीक है। तो अजात शत्रु यही गलत था आपका, मगध नहीं होगा इसका। ठीक है। इसका काशी हो जाएगा आपका। बाकी ये तीनों सही है। अश्वपति केकय का राजा था, जनक विदेह का राजा था और परवाहन जैविली पंचाल का राजा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो ए आपका सही निकल के आएगा आंसर। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था: अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन और सत्य। सही जवाब होगा अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर के इनमें मतभेदता थी, यानी कि विवाद था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक और अशोक के स्तंभ है, दूसरे ओर के शीर्ष पर पशु। ठीक है, अब यहाँ पे पहला बोल रहा है लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ के बारे में अगर बात करूँ तो विरिशभ बोल रहा है, यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी आपका रामपुरवा से सी मिला, बिल्कुल सही है। सांची से भी सी मिला है और संकिसा से गज मिला है। लौरिया नंदगढ़ जो है इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विरिशभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो लौरिया के नंदगढ़ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हमें सिंह के प्रतिभा बनी मिली थी, न कि वृषभ की। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहता है हमारे पास कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। कारण कहता है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करता है, यद्यपि वह चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करता है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कि जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित होते हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्त्रयन और सहधर्मचारिणी संयोग। तो आपका इसमें आपका गर्भाधान जो है वो बच्चों का जन्म से पहले ही होता है, कोई गर्भधारण पहले माँ करती है। ठीक है, पुंसवन और सीमांतोन्त्रयन यानी कि ए बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयन को पत्नीय कर्म कहा गया है? आप्तस्तंभ, बौधायन, गौतम, वशिष्ठ। सही जवाब होगा आपका बौधायन यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि शुंग कला में बुध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता है? छत्र, चरण सिंह, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष। अब चार विकल्प इसके लिए आपके पास दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनाव करनी है दोस्तों। तो सही विकल्प चारों हो जाएंगे, छत्र भी कहा गया है, चरण सिंह भी कहा गया है, धर्मचक्र भी कहा गया है, बोधि वृक्ष भी कहा गया है। यानी कि आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन में विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सातवाहन अभिलेखों में भूमि दान के प्रतिग्रहिता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सेना के प्रवेश के प्रतिबंध, राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, राज कर्मचारियों द्वारा लवन के खनन पर प्रतिबंध, विष्टि पर प्रतिबंध। तो देखो जो विष्टि है ना यही उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? हर्ष, शशांक, वासुदेव, विम कटपिसेस। तो बिल्कुल चारों नहीं करवाया था। ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नीचे दो कूट दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना आपको। ठीक है, सूची 1 में आपका अभिलेखों का स्थान बताया गया है और सूची 2 में अभिलेख प्रचलनकर्ता बताया गया है। ठीक है, तो इनमें आपको बताया गया पहला है जूनागढ़ आपका, और फिर है मंदसौर, फिर जौगढ़ और फिर मेहरौली। वहीं दूसरी ओर कुमारगुप्त है, अशोक है, रुद्रदामन है और चंद्र है। रुद्रदामन का जूनागढ़ भी लेखा आपका, अशोक का आपका जौगढ़ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया तो ए का थ्री कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सीधे जवाब हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा आप मंदसौर, कुमारगुप्त और मेहरौली, ये आपका हो जाएगा चंद्र। यानी कि ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में। कथन एक कहता है आपके पास कि 5वीं शताब्दी में फायान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। कारण कहता है कि अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, लेकिन आर और ए यानी कि ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम हैं। नीचे दिए कूट से सबसे बड़े में से सबसे छोटे के अनुसार उनके क्रम को इंगित करते हुए
उत्तर का चयन कीजिए। कुलियावाप, द्रोणावाप और पाठक है। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो देखो सबसे पहले आपका पाठक आता है, यानी कि विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। पाठक के बाद आपका फिर जो है वो कुलियावाप आता है और फिर आता है द्रोणावाप, यानी CAB। ठीक है। अगला है किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलते हैं? पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल। अब चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो सही हो जाएगा आपका गढ़वाल, विकल्प नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? तो यह आपका आर्यभट्ट ने कहा था, विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। अपर, सुंदर मूर्ति, माणिकवाड़ सागर, मल्लिकार्जुन पंडित। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प को चयन करनी है। तो अपर भी होगा, सुंदर मूर्ति और माणिकवाड़ सागर, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल को पराजित किया था, ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण तृतीय ने तकलाम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, ये भी सही है। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था, ये गलत है। और कविराज मार्ग का लेखक निरुपतुंग थे, ये बिल्कुल सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे गलत पूछ रहा था, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था राजकर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत और कोषाध्यक्ष। तो चोल प्रशासन में ग्राम सभा जो होती थी वो लगान वसूली का काम किया करती थी, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है। कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में रखिए। अवंती वर्मन, चंद्रापीठ, दुर्लभ वर्धन, ललितादित्य। अब चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो सबसे पहले आता है आपका दुर्लभ वर्धन, यानी कि सी आएगा सबसे पहले। फिर आपका आएगा चंद्रापीठ, चंद्रापीठ आपका यानी कि बी आ जाएगा आपके पास। फिर आएगा ललितादित्य, यानी कि आपका फिर आपका डी आ जाएगा। और फिर आएगा अवंती वर्मन। ठीक है। तो CBDA ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उसके लिखे जाने के क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका CABD, यानी कि सबसे पहले विक्रमार्जुन विजय। ठीक है। इसके बाद फिर मिताक्षरा, उसके फिर आपका आता है मंसोलास, फिर चतुर्वर्गीय चिंतामणि। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, यथा लाट सांध्या विग्रहिका? सही विकल्प आपका कल्याण के चालुक्यों की, विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम रखिए। चंदेल प्रामादिदेव, गढ़वाल का गोविंद चंद्र, कलचुरी कर्ण और प्रतिहार भोज। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले प्रतिहार भोज, उसका फिर कलचुरी कर्ण, फिर गढ़वाल गोविंद और फिर चंदेल परमार्दिदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में मंदिर है, सूची दो में निर्माणकर्ता रानी है। ठीक है। यहाँ पे बता रहा है आपके पास ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है आपका, तो कोला देवी ये बिल्कुल सही है आपके पास। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, इसका वास्ता हो जाएगा आपका, यानी कि बी का 4, ए का 1, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सी का 3 हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर जो है त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा, और विरूपाक्ष मंदिर का हो जाएगा लोक महादेवी। ठीक है। डी का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची एक में जैन ग्रंथ है, दूसरा उसका लेखक है। ठीक है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैन ग्रंथों की बात करें कुवलय माला, तो ये उद्योतन सूरी का है। हरिभद्र का है समरा इचकहा। धनपाल का है तिलक मंजरी। और सोमदेव का है यशस्वी तिलक चंपू। ठीक है। अगला है गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही कथन का आपको चयन करनी है। ठीक है। पहला कहता है कि यह डाहल मंडल में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक शैव मठ है, ये भी सही है। इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने
ग्रामों का दान दिया था, ये भी सही है। सद्भाव शंभु मठ के महंत थे, ये भी सही है। यानी कि चारों विकल्प सही है, यानी ए बी सी डी, विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था। सही जवाब होगा आपको कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि जयवर्मन द्वितीय ने कम्बुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरा कारण कहता है कि क्योंकि इसके द्वारा वह कम्बुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है अरबी यात्री इस्तकरी के बारे में क्या सही नहीं है। पहला बता रहा है कि वह खुरासान में कार्ख का निवासी था, नहीं ये गलत है आपके पास। उसने 951 में भारत यात्रा की थी, ये सही है आपकी। उसने किताबुल अकलीम और मासलिक वल ममालिक लिखा था, ये भी सही है आपके पास। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ये भी सही है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आपका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था, ये बिल्कुल सही है। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उनकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों के मतों से प्रभावित थी, ये गलत है आपका। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की, ये बिल्कुल सही है आपका। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया, ये भी सही है। यानी कि सी डी ए सी डी विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है आपका गुनियाद अल मुनियाह, ये आपका नहीं है। बाकी बात ये तीनों जो हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कि आपका कौन कौन सा, तो एजाज खुसरवी ये आपका अमीर खुसरो का है, नूर सिपहर अमीर खुसरो का है, किरान उस सदैन ये भी अमीर खुसरो का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन ने किया था, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका मालवा और जौनपुर से, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कहता है हमारे पास कि बर्नी लिखता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने यानी कि बर्नी उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुँचे। गुजरात, मुल्तान और बदायूं इसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। कारण कहता है कि सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्त हो, प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उन्हें उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों की प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। बिल्कुल दोनों ही सही हैं आपके पास, और ए जो है वो आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातिन और मुआसिर उस सलातिन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। सुल्तान की पहचान करें। सही जवाब आपका इल्तुतमिश, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी। नीचे दिए कूट से में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही जवाब हो जाएगा आपका बी और डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर।
अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कहता है कि बलबन ने महत्वपूर्ण एकताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। कारण कहता है कि वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अब चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है कि इनमें से कौन से गलत है, यानी कि कौन से सही नहीं है। ठीक है। पहला बोल रहा है कि अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में से मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे, ये बिल्कुल सही है। 1561 से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब के एवज में रखने का अधिकार दिया था, ये भी सही है। साथ ही वह शेखजादा यानी भारतीय मुसलमान अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, नहीं ये गलत है आपका। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उनके जागीरों वापस ली और उन्हें नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थित संबंधी नियम सख्ती से लागू किए, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें यहाँ पे गलत पूछ रहा था, यानी कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं। पहला बोल रहा है कि कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक है, जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। दूसरा कह रहा है कि पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक हैं। सी कह रहा है कि शार्लट वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। डी कह रहा है कि डेविड लॉरेंस का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं। तो बिल्कुल सही विकल्प हैं सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक में दी गई विभिन्न तकनीकों के आरंभिक संदर्भ को सूची 2 में दी गई उनके स्रोतों के सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और आपका तकनीक दिया गया है, दूसरा आपका स्रोत दिए गए। अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो चलिए इस सूची को मिलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख, तो भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख जो है वो ईशामी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। साबुन निर्माण की अगर हम बात करें तो साबुन निर्माण जो सीरत ए फिरोज शाही से जुड़ा हुआ आपका, यानी कि ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सिलेंडर और पिस्टन का अगर बात करें तो ये आपका मांसरेट से जुड़ा हुआ है, और धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच की बात करें तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 थिवनो से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए कहता है कि मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्यों को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्यों का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण कह रहा है कि तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तर और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार के तय करने में बड़ी भूमिका निभा रही थी। तो देखो आर जो है वो गलत है, यानी कि जो यहाँ पे कारण जो बताया गया है ये सारे गलत हैं इसमें, लेकिन आपका जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है। इसलिए आपका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था। तो सही जवाब होगा मिर्जा राजा जय सिंह, विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। एक और यात्री हैं आपके, दूसरा उससे जुड़ा हुआ मूल देश है। पहला बोल रहा आपका निकोलो कांटी, बिल्कुल इटली का ही था। अथानासियस निकितियस रूस का था। इब्न बतूता मोरक्को का था। अब्दुल रजाक सीरिया, नहीं ये गलत था आपका, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है।
विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आएगा। अगला प्रश्न है कि उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनके तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया था। इस शाही परदादा परपुत्र की जोड़ी को चिन्हित करें। सही विकल्प होगा बाबर और जहांगीर, यानी कि विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी? तो अकबर है, विकल्प नंबर इसका सही जवाब है। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वत्र एकांत स्थान, जो गुंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? सही जवाब होगा आपका अकबर, यानी कि विकल्प नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला बोल रहे हैं यहाँ पे कि अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंधित थे। दूसरा बोल रहा है आपका कि रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीन भिन्न चित्रकारों द्वारा किया जाता था। अब इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो सही विकल्प आपको कौन सा हो जाएगा? आपके पास सारे हो जाएंगे, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सारे विकल्प सही है आपकी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? अब्दुल समद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मीर सैयद अली। अब चार विकल्प दिए गए हैं आपके पास, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उस्ताद मंसूर को मंसूर नाम से जाना जाता था, जो कि मुगल दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। अबुल हसन भी जहांगीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। अबुल हसन द्वारा चिनार के वृक्ष पर बनाए हुए गिलहरी का चित्र, जिसे जहांगीर विशेष पसंद करता था, उसको निर्मित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अब चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्पों में सही विकल्प का आपको चुनाव करने की कौन सही है। ठीक है। अपने साम्राज्य यानी स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था, तो ये आपका गलत हो जाएगा आपके पास। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीतियों को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। ये बिल्कुल सही है आपके पास। अगला आपके पास बोल रहा है कि मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इसे ना दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। यह भी बिल्कुल सही है। शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। नहीं, ये गलत है। इस प्रकार से बी और सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। बी और सी आपको ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। सही जवाब हो आपका औरंगजेब, यानी कि विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना आपको। चार मीनार हैदराबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम और गोल गुंबद बीजापुर। सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें सासाराम के बारे में, तो देखो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में बनाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, ये 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, और यह हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 1562 ईस्वी में। चार मीनार जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को जुड़ी हुई है, यानी वहां से संबंधित है, ये हैदराबाद में है चार मीनार। इसका निर्माण जो है आपका वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था 1591 में। और गोल गुंबद जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। ठीक है,
और इसका फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत के द्वारा बनवाया गया था 1646 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में जैन शब्दावलियां हैं और उसमें उसका अर्थ दिया हुआ है। भद्रक का बात करें तो ये दिगंबर मंदिर के प्रबंधक हुआ करते थे। अगर छुलक के बात करें तो दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था करने वाले हुआ करते थे। श्रावक जो हुआ करते थे वो जैन उपासक थे। और यति जो है वो श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्याओं का अच्छी तरह से पालन करते थे। यानी कि ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया था, ये गलत है आपका। उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद को अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने के निश्चय किया। इस प्रकार से गुरु के पद को वंशानुगत बनाया, ये बिल्कुल सही है। कथन गलत है, कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नए कैलेंडर आरंभ किए और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे। तो गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो पहला आपके पास यहाँ पे दिया गया है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी, बिल्कुल सही है। खफी खान मासिर आलमगिरी, नहीं ये गलत है आपके पास। अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाह नामा, सही है। मोहम्मद काजिम आलमगिरी नामा, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है आपका। ठीक है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहता है हमारे पास कि अकबर भूमि की पैमाइश और भूमि राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका कार्यान्वयन कठोरता से किया। कारण कहता है कि अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार बंगाल में विद्रोह भड़क उठे थे। बिल्कुल आपका जो है आर सही है, लेकिन कथन जो है आपका वो गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हुंडी के नियमित नकद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी, 8 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए भवन क्रियाकलापों में संलग्न कारीगरों को सूची 2 में दिए गए उसके आधुनिक अभिधानों के साथ सुमिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कारीगर है, सूची 2 में आधुनिक अभिधान। आहक पूजान की अगर बात करें तो आहक पूजान जो है चुनगर से जुड़ा हुआ है, इसका 4 हो जाएगा। खिस्त मलान की अगर बात करें तो खिस्त मलान जो है वो राजगीर से जुड़ा हुआ है, तो इसका ए हो जाएगा। हरचिन कार की अगर बात करें तो इसका नक्काश हो जाएगा आपका। और सुर्खी कोप की बात करें तो ईंट तोड़ने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आहक पूजन का चुनगर हो जाएगा आपका, खिस्त मलान का राजगीर हो जाएगा, हरचिन कार का नक्काश और सुर्खी कोप का ईंट तोड़ने वाला। ठीक है। अगला है, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपर्युक्त अवतरण में खफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है। तो ये कर रहा है औरंगजेब की, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगाया था। सही जवाब हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बर्टन स्टाइन और फ्रैंको पार्लिन, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास सूची से दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब 4 कूट यहाँ पे दिए गए हैं, एक और आपके पास दिया हुआ इब्न हसन। इब्न हसन की बात करें तो इसका द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर,
द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका हो जाएगा। पी शरण की अगर बात करें तो इसका होता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स, ठीक है, तो इसका बी का 1 हो जाएगा। मॉरलैंड की अगर बात करें तो इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ये होता है इसका, ठीक है। और एम अतहर अली का बात करें इसका होता है द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो इब्ने हसन का द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, पी शरण का द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स, मोरलैंड का इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और एम अतहर अली का होता है द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि डुप्ले की अवज्ञा कर लाबार दोनों द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था। पहला बोल रहा है कि डुप्ले की सत्ता के समय समर्पण ना कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ये तो बिल्कुल था। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ हो, ये भी था। लाबार्दों ने अपने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, ये तो सही था। फ्रांस की घरेलू सरकार ने लाबार्दों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, नहीं ये नहीं था उसमें से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास है किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयुक्त किया गया था। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति को स्थितियों के बारे में यह लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जी विंगेट, रॉबर्ट मार्टिंगस ब्रट, जॉन डिकिंसन और हॉल्ट मैकेंजी। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहता है कि 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। कारण कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे सूची 1 में आपका है जॉन विलियम के। जॉन विलियम के का पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया, ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जीवी मालसेन का आपका जो है वो है इंडियन म्यूटिनी इन 1857, तो इंडियन म्यूटिनी इन 1857 यानी कि 4 हो जाएगा। एडवर्ड जे थॉमसन का आपका जो है वो है द अदर साइड ऑफ द मेडल, एडवर्ड जे थॉमसन द अदर साइड ऑफ द मेडल। और सर जॉर्ज मैकमोहन का है द इंडियन म्यूटिनी इन प्रोस्पेक्ट। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन विलियम का है अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया, और जीबी मालसेन का है इंडियन म्यूटिनी इन 1857, एडवर्ड जे थॉमसन का द अदर साइड ऑफ द मेडल, और सर जॉर्ज मैकमोहन का है द इंडियन म्यूटिनी इन प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था। सही जवाब होगा चार्ल्स ट्रेवेलियन, ये नहीं थे। बाकी और आपका H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन और एडविन अर्नाल्ड, ये तीनों जो है वो प्राच्यविद थे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था। तो जमाल उल अदीन अफगानी थे, ठीक है, विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। फुले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए समाजी ढांचे के लिए कार्य किया, बिल्कुल सही है। फुले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा, नहीं ये गलत है आपका।
फुले ने उस सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकृत किया जो ब्राह्मण वर्ग के अधिपत्य को वैधता प्रदान करती थी। ये बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कौन से कथन सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु यानी कि क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है? 4 विकल्प दिए गए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। सही जवाब आपका लॉर्ड कैनिंग, विकल्प नंबर ए। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। उनके शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें लाखों क्रांतिकारियों सहित महिलाओं एवं बच्चे मारे गए थे। उन्होंने इस क्रांति का दमन किया और उन्होंने इन क्रांतियों के ऊपर कोई क्रूर एक्शन नहीं लेने के कारण उन्हें दयालु कैनिंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखी गई भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाए पड़े? तो सही जवाब होगा आपका आरसी दत्त यानी कि विकल्प नंबर सी। राष्ट्रीय प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? तो सही होगा अवनींद्र टैगोर यानी विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहता है कि महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि उसे अन्य श्रद्धा की तरह अपनाया जाए। कारण कहता है कि महात्मा गांधी का विचार था, स्वदेशी ऐसे सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? अब 4 विकल्प दिए गए, अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चुनाव करनी है। तो सही हो जाएगा आपका दोनों ही, लेकिन आर जो वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रवादी महिलाएं हैं और सूची 2 में उनके जुड़े हुए कार्यकलाप हैं। पहला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के विषय में अगर बात करें तो सरोजनी नायडू ने अनेक सत्याग्रहों में भाग लिए थे, जिसमें वो धरसाना में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है। तो धरसाना नमक सत्याग्रह सरोजनी नायडू से जुड़ा हुआ है, तो ए का 3 हो जाएगा आपका। उषा मेहता, उषा मेहता की अगर बात करें तो उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित की थी। ठीक है। तो गुप्त रेडियो आप अगर देखोगे तो कहाँ पे आपके पास यहाँ पे, तो उषा मेहता यानी कि विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, विकल्प नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अरुणा आसफ अली ये आपका भूमिगत आंदोलन के लिए जानी जाती है और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज के शामिल थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है कि मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो कनाडा सरकार ने लगाया था, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्तों में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्तालाप को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। भूला भाई देसाई लियाकत अली समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस, गांधी जी वार्ता और राजा जी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सही जवाब आपका विकल्प नंबर डी। सबसे पहले बात करें तो राजा जी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था 1944 में, फिर गांधी जी वार्ता हुआ था आपका, उसका फिर भूला भाई देसाई और लियाकत का समझौता हुआ था आपका पास। ठीक है। लियाकत अली का कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 जून में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी का ये कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो पीसी महानबोलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला हमारे पास है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया, दूसरा कारण आर है।
कथन कहता है कि आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। कारण कहता है कि 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो विकल्प नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक और लेखक दूसरे उससे जुड़ा हुआ पुस्तक। सबसे पहले आपके पास है के आर कानूनगो। अगर के आर कानूनगो की अगर हम बात करें तो इसके पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द जाट्स। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द जाट्स यानी कि ए का 2 हो जाएगा आपके पास। रघुवर सिंह का है मालवा इन ट्रांजिशन। रघुवर सिंह का है मालवा इन ट्रांजिशन यानी कि विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। जेडी कनिंगम का है हिस्ट्री ऑफ सिख। तो ये हो जाएगा आपका। जेम्स ग्रांट डफ का है आपका हिस्ट्री ऑफ द मराठा। तो ए का 2 बी का 4 ए का 2 बी का 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। पहला कथन हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन का वक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। ये बिल्कुल सही है। प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियादी पर नए मानव समाज संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। तो ये आपका गलत हो जाएगा आपका। अगला, प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा को आलोचना और अन्वेषण के नज़र से देखा। ये बिल्कुल सही है। प्रबोधन काल तर्क प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ है। बिल्कुल ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। तो ये था अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुई थी। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है। अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। तो द लीडर से जुड़े हुए नहीं थे, बाकी बात ये तीनों उनका पर्सनल था। हरिजन भी उन्हीं का है, इंडियन ओपिनियन भी और यंग इंडिया भी। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक आपका कथन है दूसरा आपका कारण है। कथन कहता है आपके पास कि अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। कारण कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वाले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन आर जो वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में समाज सुधारक हैं और सूची 2 में आपका उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। तो पंडित रमाबाई का है शारदा सदन। महर्षि डी.के. कर्वे की अगर बात करें तो डी.के. कर्वे का आपके पास अनाथ बालिका आश्रम यानी कि विकल्प नंबर 4। जी.के. देवधर की अगर बात करें तो जी.के. देवधर और रामाबाई रनाडे का है सेवा सदन यानी कि विकल्प नंबर सी का 1। और वीर सेलिंगम पुथलू का है राजमहेंद्री सोशल। तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का 1, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक ए है और कारण में आपका आर दिया गया है। कथन बोलता है कि पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिक पुरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे का यह स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था। सही जवाब हो जाएगा कराची यानी कि विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। पहला आपके पास बोल रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है। ये सही है। उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने
और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाले अवधारणाओं को अंतिम व निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। ये गलत है आपके पास। और अगला बोल रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद में अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी और मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद, नृविज्ञान, नगरीय एवं सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषय आ गए। ये बिल्कुल सही है आपके पास। उत्तर आधुनिकतावाद आलोचना ने अशांतता, बाधा, विच्छिन्नता और क्रम भगवत जैसे विचार प्रस्तुत किए हैं, जो रेखीय और अनाक्रमिक ऐतिहासिक लय की अवधारणाओं से बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल ये सही है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो विकल्प नंबर आपके पास यहाँ पे बी निकल के आएगा, क्योंकि विकल्प नंबर बी जो है वो गलत है आंसर। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनी को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया था? तो मद्रास प्रांत ने। विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्वीपाक ये थे, दीपेश चक्रवर्ती भी थे, शाहिद आमीन ये भी थे, रामचंद्र गुहा ये नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कि कौन नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र गुहा जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला आपके पास सूची एक को सूची दो से मिलाना। आपके पास एक और लेखक हैं, दूसरे उससे जुड़ा आपका पुस्तक दिया हुआ है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन, इसके पुस्तक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो इमेजिंग कम्युनिटी यानी कि ए का 3 हो जाएगा आपके पास। और अर्नेस्ट गेल्गर का नाम है पुस्तक का नेशनल एंड नेशनलिज्म 1983। तो नेशनल नेशनलिज्म 1983 हो जाएगा आपका अर्नेस्ट गेल्नर का। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बेनेडिक्ट एडरसन का है अमेजिंग कम्युनिटीज 1983, अर्नेस्ट गैलनर का है नेशनल एंड नेशनलिज्म, और एरिक जे हॉब्स का है नेशंस एंड नेशनलिज्म इन 1870 टू 1990, और ई कैड्रू का है नेशनलिज्म 1960। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। कथन कहता है ऐसा माना जा सकता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य या औचित्य का अनुकरण करती है। अगला है कि ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियत नहीं होता। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्द किस इतिहासकार के हैं? किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विकास में तो यह विशेषकर ऐसा ही है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के विभाजन का प्रतिमान लिया, जो यहाँ के लिए कतई सटीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और जटिल बना दिया। तो ये सही कहा गया है तपन राय चौधरी का, ये तपन राय चौधरी का कथन है। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियोपोल्ड वान रांके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकारी धारणा को तोड़ा कि इसका अध्यापन शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है। बिल्कुल ये तो सही है। रांके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्यक्रम प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नियम की तरफ पेश करने से बचे। ये बिल्कुल सही है। रांके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। नहीं, ऐतिहासिक कल्पना के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। विकल्प नंबर सी गलत हो जाएगा। इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में रांके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी और मूल्य निर्णय से मुक्ति थी। बिल्कुल ये सही जवाब है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए कौन से वक्तव्य सही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी थॉमस पैने द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो कॉमन सेंस लिखा गया था, द राइट्स ऑफ मैन लिखा गया था,
और एज ऑफ रीजन लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं लिखा गया था, रिफ्लेक्शंस ऑन दी रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये नहीं लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो जुलाई 2018 में एग्जाम हुआ था उसके पेपर को एनालिसिस किए। वीडियो काफ़ी लेंदी आती है इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट हो, वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, और यदि आपको लगता है इसका पीडीएफ आपके लिए इसेंशियल है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हिस्ट्री की जीत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से रीड कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।